हाय बच्चों, पहला वीडियो अकाउंटेंसी 12th सेशन 2023-2024 23-24 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर। अगर मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर की बात करूं तो सबसे टेक्निकल चैप्टर माना जाता है इसको, लेकिन कोई भी चीज़ टेक्निकल तब होती है जब उसकी कंसेप्ट्स आपके पास ना हो, क्लैरिटी ना हो आपके पास, तब ऐसा होता है। तो इसीलिए बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस चैप्टर में अच्छे से मदद मिल पाए और कंसेप्ट क्लैरिटी आ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर जो है आपका वो 10 मार्क्स का चैप्टर है। हालांकि मैं पहले मार्क्स के बारे में बात करना विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन चलो फिर भी इस 10 मार्क्स को गेट करने के लिए आपको आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कंसेप्ट का मतलब होता है रूट, चीजें कहां से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, आपसे आपको क्यों सिखाई जा रही हैं, पर्पस क्या है और आप उसे कैसे अप्लाई करोगे अपने लाइफ में। लाइफ बोले तो अगर आप अकाउंटेंट बनते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में तो आप उसे कैसे अप्लाई करोगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि पार्टनरशिप फंडामेंटल किस बारे में है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक नाम लिखा हुआ है, एक वर्ड है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब दो लोगों के बारे में है। ये हमारे पास कम से कम दो लोग होने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये पार्टनरशिप है। क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि पार्टनरशिप क्या है, क्योंकि मुझे अकाउंटिंग सीखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11th क्लास की तरफ चलते हैं। और 11th क्लास में जैसा कि हम देख पा रहे थे, लास्ट चैप्टर था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर में हमारे पास बच्चों सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट था। बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं, तो आप लोग ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। मैं ट्रेडिंग अकाउंट शुरू कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट को बहुत बेसिक अगर मैं लूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, तो मैं यहाँ सबसे पहले लूँगा कि एक बिजनेस है जो कुछ गुड्स खरीदता है। तो मान लीजिए उसने 40,000 का गुड्स खरीद लिया और उसने इस गुड्स को सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया 80,000 में। अगर मैं आपसे पूछूं कितना प्रॉफिट हुआ तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मत बोलिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोलिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बोलना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ही वो आइटम है या वो प्रॉफिट है जो गुड्स पर हुआ है। लेकिन इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमने दूसरे खर्चे भी किए हैं जो हमारे पास आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर 12th की क्लास बोल करके 11th पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये मेरा डेबिट साइड है बेटा, क्रेडिट साइड है। और आप जानते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। तो पहले मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लिया है 40,000। अब अगर मैं यहाँ पर अब आप बोलेंगे, मैं आपसे पूछूंगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम्स आती है, तो आप बोलेंगे सर रेंट आता है, सैलरी आता है। तो मैं सबको कंबाइन करके एक वर्ड बोल रहा हूँ जो कि बिजनेस एक्सपेंस है। अब मैं ये बिजनेस एक्सपेंस ही स्पेशली क्यों बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो बिजनेस एक्सपेंस कितना हो गया, 10,000। एक बात जरूर कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 40,000 में से जीरो हटा दूं तो आप कहोगे सर तो लॉस हो गया। लॉस इसीलिए क्योंकि प्रॉफिट कम है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, फिर भी मैंने इसे यहाँ पर शो किया है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरे चार्जेस हैं। चार्जेस क्या है, चार्जेस वो होते हैं जो कंपलसरी पे करने होते हैं, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट है या नहीं है। हालांकि इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में आपने 11th में पढ़ा होगा कि इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है।
अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वैसे कि आप 11th में पढ़कर आए हैं। तो 10,000 रुपीज का बिजनेस एक्सपेंस जो कि अपने आप में एक चार्ज है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ 40,000 से मूव ऑन कर रहे थे, समझते हैं इसको। अब थोड़ी देर के लिए मैंने अभी थोड़ा चेंज किया था, बट आप ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है और बिजनेस एक्सपेंसेस जो है वो 10,000 है, तो आप बोलेंगे सर नेट प्रॉफिट ना 30,000 रुपए का हो गया, आप यही बोलोगे मुझे। मैं बोलूंगा हाँ सर, अभी भी लग रहा है कि आप ना हमको 11th ही पढ़ा रहे हो, लेकिन मैं 11th नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 12th की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब एक बात बताइए, ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट किसका है बच्चों? तो ये प्रॉफिट है ए का और बी का, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है। इन लोगों के नाम मैं रख देता हूं अभी, ए और बी। ठीक बच्चा। अब अगर मैं बोलूं कि ये प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, अगर सपोज कीजिए मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इक्वली, 15,000 का प्रॉफिट मैं ए को दे दूं और 15,000 का प्रॉफिट मैं बी को दे दूं। ठीक बच्चों, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर इनके बीच में क्या एग्रीमेंट है, अगर इन लोगों ने एग्रीमेंट क्या किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ इन लोगों ने कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इक्वल बटेगा, 1:1 में बटेगा। 1:1 का मतलब होता है, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो ये 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी चीज अगर है तो उसके 2 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा ए को मिलेगा, एक टुकड़ा बी को मिलेगा। तो आप एग्री कर रहे हो कि हाँ सर, यहाँ तो बिल्कुल ठीक कर दिया आपने, लेकिन सर अब तक तो आपने हमको ये बताया ही नहीं कि 12th का क्या है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ए ने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है सपोज कीजिए 1 लाख रुपए, और बी ने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 50,000 रुपए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये बताइए जल्दी से मुझे, क्या अब ये प्रॉफिट का बांटा जाना लॉजिकल है? सोच के जवाब दो, क्या इस प्रॉफिट का बांटा जाना लॉजिकल है? अब आप सोच रहे हो कि लॉजिकल वाली बात कहां से आ गई। एक बात बताओ, ए ने कितने पैसे लगाए हैं? 1 लाख रुपए। बी ने कितने पैसे लगाए हैं? 50,000 रुपए। अब आप सोचो, फिर से सोचो एक बात तसल्ली से, क्या आप दोनों को प्रॉफिट बराबर देना लॉजिकल है? क्या ये जजमेंट है? अब आप कह सकते हो नहीं सर जजमेंट नहीं हुआ, क्योंकि बी ने पैसे कम लगाए हुए हैं फिर भी उसको 15,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। ए ने भी कम लगाए हुए हैं पैसे, ए ने ज्यादा लगाए हुए हैं बी के, ए ने ज्यादा लगाए हुए हैं पैसे बी के रेस्पेक्ट में, उसको 15,000 मिल रहा है। तो फिर तो इसका मतलब यहाँ पे न्याय नहीं हुआ, किसके साथ? ए के साथ। सोच के बताओ न्याय हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे न्याय नहीं हुआ सर। एक और इसमें कंडीशन देता हूं, सपोज कीजिए ए जो है बिजनेस में मॉर्निंग आ जाता है, अर्ली मॉर्निंग आता है, सुबह 8 बजे दुकान पर आता है और रात को 8 बजे ही जाता है, ठीक है। लेकिन बी जो है मॉर्निंग में आता है 12 AM और 6 PM चला जाता है। अब आप बताइए क्या ये सही है? सॉरी ये बच्चों PM है, ठीक है। अब आप बताओ क्या ये प्रॉफिट का मिलना, क्या ये लॉजिकल है? अब आपको लगता है लॉजिकल है 15,000 इसको देना और 15,000 इसको देना। अब आप कहोगे सर लॉजिकल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं लॉजिकल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर लॉजिकल ये होगा कि प्रॉफिट का ना बड़ा हिस्सा जो 30,000 है, जो 30,000 है उसका जो बड़ा हिस्सा है ना भाई बच्चों, वो बड़ा हिस्सा जो प्रॉफिट का बड़ा शेयर है, जो बिग पार्ट है प्रॉफिट का, वो ए को जाना चाहिए। रीजन उसका कि आप कैपिटल ज्यादा लगा रहे हैं, कौन? ए। आप ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, मान लीजिए 1 घंटे की सैलरी 1,000 रुपए है, तो इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? इसकी सैलरी होनी चाहिए 12,000 रुपए सपोज 1 घंटे। तो इसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? बताओ बताओ, सोच के बताओ भाई। 6,000 रुपए होनी चाहिए सर इसकी सैलरी,
ठीक है, बढ़िया। चलिए अब मैं आपको 12th तरफ ले चलता हूं। तो इसका मतलब आपने ये देखा बच्चों यहाँ पर कि 11th में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, उससे ग्रॉस प्रॉफिट आया, बिल्कुल सही। फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट को आगे ले गए। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, मैं इसको ना 1,40,000 कर रहा हूँ, इसको 1,30,000 कर रहा हूँ। कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? चलिए, और जब मैं इसको 130 करूंगा तो यहाँ पर ये 1,15 हो जाएगा, ये भी 1,15 हो जाएगा। तो फिर से कहानी वही कि ज्यादा पैसे किसने लगाए? ए ने। ज्यादा घंटे किसने काम किया? ए ने। तो प्रॉफिट बराबर बांटा जाना किसी भी तरीके से किसी भी मायने में लॉजिकल नहीं है। अब आप एज ए जज क्या करना पसंद करोगे? अगर सपोज कीजिए आप स्टूडेंट हैं क्लास में और ये सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि भाई चलो अब आपको ना जजमेंट करना है ए के साथ, तो क्या आप जजमेंट कर पाओगे? बताओ बच्चों, क्या आप जजमेंट कर पाओगे? आप बोलोगे सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे जजमेंट करें, हम जज थोड़े ही हैं। तुम जज नहीं हो, लेकिन तुम्हारा एक अकाउंट 12th का पहला ही अकाउंट जज है, और उस जज का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस जज का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लीजिए। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, और मैं आपको जजमेंट करके दिखाता हूं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जिस भी बंदे ने खोज किया, कितना बड़ा जजमेंट किया पार्टनर के साथ। ठीक है भाई, चलिए एक्साइटेड रहिए समझने के लिए। तो सबसे पहले यहां पर जो नेट प्रॉफिट 130 था, उस प्रॉफिट को आप यहां पर लेकर आएंगे। तो अगर आप गौर से समझें, जो 130 का प्रॉफिट आ रहा है यहां पर, अगर आप गौर से समझें तो 130 का प्रॉफिट वो है जिसमें बिजनेस के सारे चार्जेस आपने हटा दिए हैं। तो पहली कंडीशन कि ये प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर चार्जेस होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जजमेंट करेंगे, और मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको जज बना दूं बिना एडवोकेट बने। चलिए भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जो कैपिटल है उस पर हमें इंटरेस्ट देना है। कैसे? अगर मान लीजिए ए ने कितनी कैपिटल लगाई? 1,00,000 रुपए, तो उसे कितना इंटरेस्ट देना चाहिए हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना देना चाहिए बच्चों? ए को में इंटरेस्ट देना चाहिए 1,00,000 का 10% से 10,000, और 50,000 का 10% से 5,000। जब मैं 10% कहता हूं तो मैं कहना चाह रहा हूं 10% पर एनम। अगर इसको समझते हैं थोड़ा सा पहले, क्या हम 10% को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो आपको 10 रुपए का, किसी बिजनेस में आपने 100 रुपए लगाए हैं, किसी को दिए हैं आपने 100 रुपए, तो 100 का 100 का 10%, 10 रुपीज उसको इंटरेस्ट मिलेगा 12 मंथ्स के लिए। पर एनम का मतलब होता है 12 मंथ्स। दोबारा समझते हैं फिर से एक बार कि अगर आपने किसी को 100 रुपीज दिए तो उसका 10% जो 10 होगा वो 10 रुपए या 10 रुपीज वो आपको देगा। कब? जब वो 12 महीने उस पैसे को यूज करेगा, 12 मंथ्स यूज करेगा। तो यहां पर कितना पैसा है? ए का 1,00,000 रुपीज है, तो 1,00,000 का 10% से कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 50,000 का 10% से कितना हो जाएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? क्योंकि अगर मैं 12/12 लिखता हूं तो 1 ही लिख रहा हूं ऐसे, बट बताना चाह रहा हूं कि भाई ये पूरे ईयर का इंटरेस्ट है। चलिए, लेकिन आप लोगों के दिमाग में अभी भी एक सवाल आ रहा होगा कि हम जज कैसे बन रहे हैं। चलिए जज बनते हैं।
तो अगर आप गौर से देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, ए को 10,000, बी को कितना मिला 515 हो गया। सेम सैलरी ले लेते हैं अगर हम लोग, तो ए की सैलरी कितनी थी 12,000 और बी की सैलरी कितनी थी 6,000। सो वी हैव 18,000 ओवर हियर एक्सपेंसेस। चलिए अब इस 130 के प्रॉफिट में से 15 और 18 को हटाते हैं पहले, तो मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है वो समझते हैं पहले। चलिए हटाते हैं इसको, तो ये हो गया 33,000। 130 में से अगर आप 33,000 हटाएंगे तो आपके पास जो पैसा बचेगा डीपी का वो कितना बचकर आएगा, वो होगा 97,000। ठीक, कोई समस्या नहीं बच्चों आपको। 97 को हाफ करो अगर आप, तो 90,000 को पहले हाफ करो तो 45,000, 7,000 को हाफ करो 3,500, तो ये हो गया 48,500। वो आप कर लेंगे, मुझे पता है इतना आपको आता है। चलिए अब देखते हैं न्याय हुआ कि नहीं हुआ। ये तो आप जानते हैं कि हमको ये इक्वल करना होता है, इक्वल भी डबल लाइन से करना होता है, उसका भी एक लॉजिक है। कोई भी बात करेंगे कंसेप्ट के साथ बात करेंगे और लॉजिक के साथ बात करेंगे, क्योंकि माइंड जो है ना वो लॉजिक चाहिए उसको, जो कि एक रिफाइन मशीन है। समझे बच्चों? इफ यू हैव लॉजिक concepts then no need more practice। चलिए एक को देखते हैं, who will get how much, who will get how much, कौन, पार्टनर। बस 1 मिनट और, अब पता लगेगा किसको रुपया ज्यादा मिलने वाला है। चलिए जी गौर से देखिए फिर से एक बार। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिट कितना मिला, डीपी कितना मिला, डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना मिला, 48,500 मिला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, अगर हम गौर से देखें तो 10,000 मिला। सैलरी कितनी मिली, तो सैलरी हमें मिल गई बच्चों कितनी 12,000। इसको टोटल करिए अगर आप 2248 कितना होगा 70,500 होगा। चलिए अब बी को देखते हैं, बी को क्या मिल रहा है। लेट्स सी फॉर बी, बी विल गेट प्रॉफिट 48,500, देन आईओसी 5,000, देन सैलरी 6,000। मैं इसका टोटल करे बिना बता सकता हूं क्या आंसर आने वाला है। कैसे, देखिए आपके पास कितना प्रॉफिट था 130, 130 के प्रॉफिट में से आपने कितना ए को दे दिया 70,500। बताओ माइनस करो, बताओ क्या आंसर आने वाला है। मैं थोड़ी देर रुका हुआ हूं, यहां पे कितना आएगा 9, यहां कितना आएगा 5,9,500। देखिए आप जज बन चुके हैं और आपने जजमेंट कर दिया है। कैसे, अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे बच्चों तो ये बनेगा 130, जो डिस्ट्रीब्यूट होना था पार्टनर्स के बीच में, जिसकी शुरुआत यहां से हुई थी। तो मैसेज क्या है कि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसने जादू कर दिया। कैसे किया, जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सारी चीजें रखी तो ए के पास ऑटोमेटिकली प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा जा चुका है। देखिए जाना ही है, कारण है उसका, क्योंकि ए के पास जो ए का जो कंट्रीब्यूशन है, जो ए ने कंट्रीब्यूट किया था वो ज्यादा किया है, चाहे वो कैपिटल की फॉर्म में किया हो और चाहे उसकी वो लेबर की फॉर्म में किया हो। उसने चाहे कैपिटल की फॉर्म में हो चाहे वो लेबर की फॉर्म में हो। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों आया, या ये चैप्टर ही क्यों बना है, इस चैप्टर के बनने के पीछे का लॉजिक क्या है।
क्योंकि चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर में क्या होने वाला है, तो आपके माइंड को पता है कि किसे करना क्या है। तो सही मायने में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो जजमेंट का काम कर रहा है, जज बना रहा है आपको। क्या जज कर रहे हो कि जो पार्टनर है जिसने ज्यादा मेहनत की है, ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, वो ज्यादा डिजर्व करता है इस प्रॉफिट में। इस प्रॉफिट को कमाने में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, अगर आप गौर से देखें तो जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो A का है बच्चों, इसीलिए उसे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा भी मिलना चाहिए, बड़ा पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से, और आप बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को लेक्चर ये, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोशिश करिए जो मैंने कहने की कोशिश की उसे समझिए। चलिए बाय बच्चों, गुड नाइट।